Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now today we are going to start our third chapter of general science for class 8 and 9th. ठीक है, द चैप्टर इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें बायोकेमिस्ट्री, जैसे आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बायो और केमिस्ट्री दोनों आपस में, जहाँ पर यानी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिन उन प्रोसेसेस को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में या प्लांट्स में, इस तरह जहाँ पर केमिकल्स का प्रोसेस हो रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी भी इसी तरह है कि टेक्नोलॉजी में इन सारे चीज़ों का क्या रोल हो रहा होता है। टेक्नोलॉजी और बायो लाइफ को जब कंबाइन किया जाता है तो वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। फर्दर इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा दोनों चीज़ों को वर्बली अगर आपको बता दूं तो डाइजेशन ऑफ फूड यानी जो भी हम खाना खाते हैं तो वो किस तरह हज़म होता है। उस खाने में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, यानी जो पीछे आपने एलिमेंट्स पढ़े थे, कार्बन, हाइड्रोजन, वो सब चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तो फूड के अंदर जब वो मौजूद हैं तो वो किस तरह हज़म हो रही हैं। और मेटाबॉलिज्म यानी जो सेल, जो बिल्कुल माइनर सा सेल होता है जिस्म का, यानी पूरी बॉडी आपको पता है सेल से बनी हुई है, और वो सेल्स कैसे हैं कि नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो वो खुराक असल में सेल में जानी होती है और फिर वो काम करती है। तो वो सेल में सेल्स उसको कैसे ले रहे होते हैं, कैसे हासिल कर रहे होते हैं उस फूड में से सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें, वो सारा प्रोसेस जो है वो सारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। टॉपिक को रीड कर लेते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर से इसको समझ पाएंगे। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट एवरी लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ फॉर विच एनर्जी इज़ नीडेड। ठीक है, यानी वो आपको बता रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेल, यानी कोई भी जो जानदार है, चाहे वो छोटा सा एक सेल है या पूरा एक ऑर्गन है, वो बहुत से काम कर रहा होता है। और आपको पता है कि कोई भी काम के लिए, चाहे वो इंसान कर रहा है, पूरी बॉडी उसकी, या उसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो काम कर रही हैं, उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये एनर्जी वो कहाँ से हासिल करते हैं? ये एनर्जी उन कंपाउंड से हासिल करते हैं जिन कंपाउंड्स में ये एनर्जी मौजूद होती है। तो उन कंपाउंड से वो डायरेक्टली हासिल नहीं कर रहे होते, बल्कि उनको तोड़ के, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हिस्सों में फिर उनसे वो उस एनर्जी को हासिल करते हैं। अब एनर्जी रिच कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नंबर 1 बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हम रोटी खाते हैं, या हम मछली खाते हैं, या हम गोश्त खाते हैं, या हम मक्खन वगैरह खाते हैं, तो इन सब में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, हर चीज़ अलग अलग हिस्से में मौजूद होती है जो हम हासिल खा रहे होते हैं। Similarly, the cell is making new organic molecules that are used in the process of repair or growth of the cell from these compounds। ठीक है, फिर सेल, जाहिर सी बात है, उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए होता, बल्कि वो रिप्रोडक्शन का काम भी कर रहे होते हैं। अब वो रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है, यानी उसकी वजह से बॉडी भी ग्रो कर रही होती है और अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, कोई डैमेजेस अंदर होते हैं वो भी ठीक कर रहे होते हैं, जैसे एक इम्यून सिस्टम होता है। तो ये सब काम सेल्स के थ्रू हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें इन कंपाउंड सारे जो एनर्जी लेते हैं वो इन्हीं कंपाउंड से लेते हैं जो हम खाते हैं। द सम ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो सारा काम हो रहा है सेल के अंदर, मतलब वो फूड जो हमने खाया उसमें से वो एनर्जी कैसे ले रहे हैं, उसको किस तरह ब्रेक डाउन कर रहे हैं, या उस एनर्जी लेने के बाद उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस जो है मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन अ सेल। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म एक कम्प्रिहेंसिव, एक ऐसी टर्म है जिसमें हम सारी वो एक्टिविटीज़ डाल देते हैं जो कि एक सेल के अंदर हो रही होती हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे हमें पता है इंसान के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जो कुछ चीज़ें, कुछ वो आपको बता रहे हैं, जैसे किडनी, लिवर, लंग्स, स्टमक, और बहुत सारे आपके पास हार्ट है, और अंदर आपके पास पेनक्रियाज है, और बाकी जो ऑर्गन्स उसके अंदर मौजूद हैं। एवरी ऑर्गन इज़ फर्दर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स एंड एवरी ऑर्गन परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। ठीक है, तो अब जो ऑर्गन हमें तो वो बज़ाहिर एक हार्ट नज़र आ रहा है या किडनी नज़र आ रही है, लेकिन वो जैसी बात है बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है। और हर ऑर्गन का अपना एक अलग फंक्शन होता है। मतलब जो हार्ट का फंक्शन है वो लंग्स का नहीं है, जो लंग्स का है वो किडनीज का नहीं है, हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन भी होता है। दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये जो हर किसी का अपना अपना फंक्शन है, इसको वो कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को डिवाइड कर दिया गया। खुदा ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि जिस्म
में हर हिस्सा अपना अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स विल बी कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये जो जाहिर सी बात है कि वो जो ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है वो ऑर्गन खुद नहीं परफॉर्म कर रहा, बल्कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो सेल्स काम परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये सारा क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। अब हम पढ़ लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, वैसे आप 6th-7th क्लास में बहुत डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको केमिकली, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, तो इस लिहाज से हम सिर्फ पढ़ेंगे कि केमिकली अंदर क्या हो रहा होता है डाइजेशन में। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर टू पर्पज़, टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ एंड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ठीक है, वो कह रहा है कि हर इंसान, हर जानदार को फूड किस लिए चाहिए होता है, दो कामों के लिए चाहिए होता है। एक, उसको उससे एनर्जी लेनी होती है, और एक जाहिर सी बात है उसने ग्रो करना होता है। ठीक है, यही दो बेसिक नीड्स होती हैं। द फूड दैट वी ईट इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, तो जो डेली लाइफ में हम खाना खा रहे होते हैं, चीज़ें खा रहे होते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो, या प्रोटीन्स होते हैं, या फैट्स होते हैं। दीज फूड सब्सटेंसेज आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से बने हुए। जैसे अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट्स नज़र नहीं आ रहे, तो वो उसके अंदर बहुत, और अगर अगर हमें नज़र नहीं भी आ रहे तो अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब भी वो एक अच्छा भला लार्ज मॉलिक्यूल होता है, बहुत स्मॉल नहीं होता है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे आपस में मिले होते हैं, बॉन्डिंग हुई होती है, और सिर्फ एक कार्बन एटम नहीं होता बल्कि काफ़ी सारे कार्बन एटम्स होते हैं। एंड कैन नॉट एंटर इनटू अ सेल, जिसकी वजह से ये सेल का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि सेल खुद एक बहुत स्मॉल सा यूनिट होता है। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल दैट द फूड वी ईट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स, अदरवाइज इट विल गो वेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो हमने खाना खाया है उसमें जो भी एनर्जी कंपाउंड्स थे, उनका क्या ज़रूरी है कि वो उससे ज़्यादा छोटे हिस्से में ब्रेक डाउन हो जाए, यानी टूट जाए, ताकि वो सेल इस्तेमाल कर सके। अगर वो ना टूटेंगे तो फिर वो सेल के किसी भी काम के नहीं हैं, यानी वेस्ट हो जाएंगे। दिस इज़ अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अल्लाह ताला ने क्या रखा है, नेचुरली क्या रखा है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में एक्चुअली यही हो रहा होता है कि जो हम मुंह में खाना खा रहे होते हैं, दांतों से चबा रहे होते हैं, हमारे पूरी नाली से नीचे जा रहा होता है, स्टमक में जा रहा होता है, तो वो पूरे प्रोसेस में बहुत छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होके ब्लड का हिस्सा यानी सेल्स का हिस्सा बन रहा होता है। द फूड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच आर ऑफ स्मॉल साइज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। डिफ्यूजेबल, यानी ठीक है, अब वो फूड इतने छोटे छोटे हिस्सों में हो गया है कि वो डिफ्यूजेबल है, पहले वो डिफ्यूजेबल नहीं था। ठीक है, और ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो उसमें एंजाइम्स ने भी एक रोल प्ले किया। अब एंजाइम्स क्या होते हैं ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्मॉलर यूनिट्स दैट मेक्स दिस लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। ठीक है, तो ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स हम बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनके अंदर होता क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के होते हैं, और फैट्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक है, आगे इनको भी थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, नंबर 1 वी आर गोना स्टडी कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है, दे आर एनर्जी रिच कंपाउंड, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इन कंपाउंड में क्या क्या है, कार्बन, सी दैट इज़ कार्बन, एच दैट इज़ हाइड्रोजन, एंड O2 दैट इज़ ऑक्सीजन। दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, शुगर की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। शुगर जो कि ज़्यादातर हम कहाँ से लेते हैं, कैन शुगर, यानी जो गन्ना होता है वहीं से बनाई जाती है, और जो हमारे घरों में शुगर मौजूद होती है वो उसी का प्योरीफाई करके या प्रोसेसेस के थ्रू करके बनाई जाती है। इज़ डाइजेस्टेड एंड चेंज इनटू ग्लूकोज। तो जब हम वो कंटेंट खा रहे होते हैं, शुगर का कंटेंट, अब वो किसी भी चीज़ में है, चाय में, जूस में, किसी मिठाई में, कुछ भी है, तो वो जो शुगर हमारे अंदर गई है वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में बदल जाती है, विच इज़ हाईली डिफ्यूजेबल एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड सप्लाई। तो अब वो जो शुगर ग्लूकोज में बदल गई है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड में चली गई तो ब्लड क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी में जा रहा होता है, तो उनके मतलब तमाम सेल्स को ग्लूकोज पहुंच गया। स्टार्च इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वीट, राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे उसने शुरू में बताया था, शुगर, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो स्टार्च कहाँ कहाँ होता है, आटे में, चावलों में, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज में। ठीक है, ग्लूकोजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लूकोजन कहाँ पर मौजूद होता है, फाउंड इन लिवर एंड मीट। ठीक है, जो कलेजी होती है या गोश्त होता है उसमें ये मौजूद होता है।
अब क्या कह रहे हैं, स्टार्च एंड ग्लिकोजन ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे हैव लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आर नॉन डिफ्यूजेबल, ये भी बहुत बड़े होते हैं और डिफ्यूजेबल नहीं होते, दे आर डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कनाल। तो ये पूरा जो हमारा एक डाइजेशन का कनाल होता है, यानी पूरा मुंह से लेकर स्टमक तक, उसके अंदर ये डाइजेस्ट हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लिकोजिन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टार्च भी, ग्लूकोजिन भी और शुगर भी, तीनों ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज जो है वो फिर ब्लड में इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है। ग्लूकोज डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड सप्लाई टू ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी, जैसे अभी हमने बात की। वंस इनसाइड अ सेल इट इज़ ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो जब अब वो सेल में चली गई ग्लूकोज, जब सेल में चली गई ग्लूकोज, तो फिर अब वो ब्रोक डाउन हो जाएगी रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, और रिक्वायर्ड एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन में हमें पता है ना, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे होते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन अब आपस में मिल गए, क्योंकि ऑक्सीजन भी ब्लड में आ गई और ग्लूकोज भी ब्लड में आ गई। नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है वाटर यानी वेपर्स की फॉर्म में, या जो हम सांस लेते हैं उसमें, और एनर्जी। ठीक है, नतीजे में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, दोनों मिलके हमें एनर्जी देते हैं। सिंबल्स की फॉर्म में देखा जाए तो ये ग्लूकोज का सिंबल है C6H12O6, और ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, ये वाटर का सिंबल है, और ये एनर्जी। ठीक है, आपको समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो फिर ब्लड में शामिल हो जाता है। नाउ कम टू प्रोटीन्स, दे आर एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी, इनमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ये किससे बने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें ये चार होते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मीट, एग, चिकन, फिश एंड पल्सेस। ठीक है, आपको डेली लाइफ में आप लोग जानते भी होंगे कि प्रोटीन हमें इन्हीं सोर्सेज से मिल रही होती है। ठीक है, गोश्त हो गया, अंडे, चिकन, फिश और पल्सेस। पल्सेस यानी दालें जो होती हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी एज वेल एज रॉ मटेरियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, यानी इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है और ग्रोथ के लिए भी मटेरियल मिलता है। प्रोटीन्स हैव लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड सिमिलरली ये भी क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, डिफ्यूजिबल नहीं हैं, तो ये भी डाइजेशन में ही ब्रेक डाउन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से बन रहे थे, तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड क्या है, अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं ब्लड में और पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं। सम अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक वेरियस प्रोटीन्स नीडेड बाय द सेल्स एंड रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर फर्दर ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो ग्रोथ का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं और सेल्स को दे देते हैं, और कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो जाते हैं। नाउ कम टू फैट्स, दे आर एनर्जी रिच कंपाउंड, ये भी बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी होती है। इसमें क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दे हैव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, यानी फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत। ये हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे होते हैं, घी में, बटर में, ऑयल में। ठीक है, कहते हैं ना इनमें बहुत फैट्स हैं, समोसे ना को इनमें बहुत फैट्स हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑयल में तले हुए होते हैं, तो ऑयल, घी, बटर में बहुत ज़्यादा फैट मौजूद होता है। फैट्स हैव लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आर नॉन डिफ्यूजिबल। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की तरह ये भी लार्ज मॉलिक्यूल हैं और डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, तो डाइजेशन में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब आपने ये याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बनते हैं, फैट्स ब्रेक डाउन होकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड डिफ्यूज। अब ये क्या हुआ गया कि ये अब निस्बतन स्मॉल हैं और इजीली ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर ब्लड में चले गए तो मतलब पूरी बॉडी तक पहुंच गए। दे आर इधर यूज टू मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल और ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी। जिस तरह हमने कहा, देखा कि अमीनो एसिड ग्रोथ में भी मदद कर रहे हैं और एनर्जी में भी मदद कर रहे हैं। इसी तरह फैट्स जो हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में भी मदद करते हैं और एनर्जी में भी मदद करते हैं। It is important to note that amino acid, fatty acid, glycerol are also used to make various structure of the cell। ठीक है, यानी इनका काम सिर्फ एनर्जी नहीं देना है, बल्कि ये सेल की स्ट्रक्चरिंग में भी मदद कर रहे होते हैं कि सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे और जो भी स्ट्रक्चर उसमें जितने भी सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो कंप्लीट रहें। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इस फिनोमिना को, यानी कि जो सेल की स्ट्रक्चरिंग वाला फिनोमिना है कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मिल के सेल के जो डिफरेंट और भी काम हैं या और भी जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर और भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी ग्रो कर रहे होते हैं या मेंटेन कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड द बॉडी इज़ द रिजल्ट ऑफ एसिमिलेशन। जाहिर सी बात है कि अगर सेल ग्रो करेगा तो बॉडी ग्रो करेगी,
तो ये सारा प्रोसेस जो है किस नतीजे में हो रहा होता है, एसिमिलेशन की वजह से हो रहा होता है कि सेल भी अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, और अगर सेल ग्रो कर रहे हैं तो बॉडी भी अच्छे से फंक्शन कर रही है और अच्छे से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ पढ़ा डाइजेशन में कि डाइजेशन में मॉलिक्यूल्स किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आपके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं इन टॉपिक्स में से जो आप इजीली इंशाल्लाह के फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। ये 5 क्वेश्चन हैं आपके मेरे पास आपके लिए। नंबर 1 है डिफाइन मेटाबॉलिज्म, बहुत इजी है। पहली सफ़े पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, एंड डिफाइन एसिमिलेशन। ये दोनों प्रोसेस हमने पढ़े हैं कि ये क्या होते हैं। 2 to 3 लाइंस में इसका इजीली आंसर आप दे सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा वीट, राइस, पोटैटोज, ये इसमें अपने ये नाम लिखने हैं। क्वेश्चन 4 है वाई फूड वी ईट कैन नॉट यूज बाय सेल्स डायरेक्टली। ठीक है, यानी जो भी हम खाना खाते हैं वो सेल्स उनको डायरेक्टली क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर भी आपको डाइजेशन ऑफ फूड में मिल जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, जिसकी वजह से सेल्स में नहीं जाते। तो डाइजेशन में वो डिफ्यूजेबल बनते हैं, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और फिर सेल्स में यूज़ होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने डाइजेशन का प्रोसेस रखा है। नंबर 5 लास्ट है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, यानी जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो नतीजे में कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो आपके पास फैट्स के टॉपिक में दिया हुआ है। नतीजे में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं। आप इसमें लिख भी सकते हैं और साथ जो उन्होंने एरो दे के इक्वेशन बनाई हुई है प्रॉपर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। होप यू गेट द टॉपिक। नो वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।